गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पर डील करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ई एम अपॉन एम। डिटर्मिनेशन ऑफ ई अपॉन एम। डिटर्मिनेशन ऑफ E upon M. ये कह रहा है द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द frequency of a spectral line when the light source is placed in a magnetic field B. In a magnetic field B is given by, तो डेल म्यू इज इक्वल टू EB अपॉन 4 पाई एम के साथ और म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो डेल म्यू इज इक्वल टू आपका हो गया C अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा। तो डेल लेमडा इज इक्वल टू माइनस के लेमडा स्क्वायर अपॉन C डेल म्यू और ये लेमडा स्क्वायर अपॉन C EB अपॉन 4 पाई एम। तो डेल लेमडा इज इक्वल टू ई बी लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम सी। तो ई अपॉन एम इज इक्वल टू 4 पाई सी अपॉन बी डेल लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर। यानी मेजरिंग द जो वैल्यू हमारे पास आती है, ये कह रहा है कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी किसी स्पेक्ट्रल लाइन की अगर है तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाते हैं तो वो कितनी होती है, डेल म्यू इज इक्वल टू EB अपॉन 4 पाई एम। तो म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो डेल म्यू इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू है ये म्यू की जगह हम यूज करेंगे C अपॉन लेमडा। तो C अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल्टा एम दोनों के साथ रिलेशन में, और डेल लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस के लेमडा स्क्वायर अपॉन C डेल म्यू। तो डेल म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है। इस वैल्यू को आप लगा दीजिएगा तो यहां से हमें E अपॉन एम का रिलेशन निकल के आ जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अपॉन लेमडा स्क्वायर के साथ। और ये हमारे पास है ये 4 पाई अपॉन और ये C और है 4 पाई C, जबकि यहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 10 की पावर माइनस के 31 लगाएंगे, पाई की वैल्यू 3.14 लगाएंगे और C की वैल्यू 3.14 आप यूज करेंगे। तो यहाँ हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होगी और डेल लेमडा की वैल्यू दे रखी होगी और लेमडा की वैल्यू दे रखी होगी। तो हम E अपॉन एम का रेशियो डिसाइड कर देंगे। हम यहाँ E अपॉन एम का, तो हम यहाँ कह सकते हैं कैलकुलेट ऑफ द चेंज ऑफ द E अपॉन एम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका मिलेगा एक्सरे स्पेक्ट्रा। यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में अगर हम रीड करेंगे तो एक्सरे स्पेक्ट्रा हमको अपनी एक्सरे के बारे में डिसाइड करेगा। और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ आपका हो जाएगा ये है एक्सरे स्पेक्ट्रा।
और ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये यहां से गया और ये इस तरह से हुआ, लेकिन यहां ये वेरिएशन करेगा इस तरह से, और फिर यहां ये वेरिएशन करेगा। तो ये के सीरीज है और ये आपकी एल सीरीज है। ये लैम्डा मिनिमम है और ये वेवलेंथ है और ये इंटेंसिटी है। तो ये कह रहा है कि व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे एमिटेड बाय द टारगेट ऑन एक्सरे ट्यूब एनालिसिस बाय द बास्ट क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर टू डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रा। फर्स्ट इज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक इसमें आपका आता है पहला एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है ए लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम is so that the X-ray beam from the target is made up the number of continuous wavelength varying intensities and the intensity rise sharply certain a definite wavelength. To illustrate the roughly the variation intensity of the beam, lambda wavelength X-ray tube operate by sufficiently high voltage. The continuous spectrum has a definite short wavelength lambda below which the three इज नो रेडिएशन। पहली चीज है कि ये कोई नो रेडिएशन में आता है। एक्सरे जो होती हैं ये नो रेडिएशन में काम करती है, नो रेडिएशन, इनके अंदर कोई रेडिएशन नहीं होता है। और दिस इज द लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द टारगेट। और इनका जो लिमिट होता है वो मटेरियल के होता है। तो द लिमिट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल के लिए मोस्टली काम करती हैं। किसी भी मटेरियल के लिए हम एक्सरे का यूज कर सकते हैं। एंड डिपेंड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड टू एक्सरे ट्यूब द रेडिएशन हैविंग द कंटिन्यूअस वेवलेंथ फ्रॉम द कंटिन्यूअस एक्सरे। द कंटिन्यूअस कर्व हैज फाउंड इंटेंसिटी पीक इज ए सर्टेन वेवलेंथ इंडिकेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। The position of this peak, however, that depend on the material of the target. The group is the K LMNO PQ series. यानी स्पेक्ट्रा के अंदर अगर हम देखते हैं तो K L M N O P Q फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। तो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में इन सबको मेंटेन किया गया। तो पहले में हमारे पास 2 होते हैं, फिर 8, 8, 18, 18, 32 और इंडिपेंडेंट। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इंटेंसिटी हमारी लैम्डा मिनिमम के लिए वैल्यू होती है, तो सिर्फ के और एल सीरीज के लिए डिफाइन होती है। किसके लिए? के और एल के लिए। तो रेडिएशन हैविंग द डेफिनेट वेवलेंथ विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल टारगेट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ओरिजिन ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे में हम आते हैं तो द एमिशन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल थ्योरी। व्हेन दे आर इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम दिस द कैथोड ऑफ द एक्सरे tubes strike the target, they are deflected by the strong field of force of the nuclei of the target atom, such electron, according to classical theory. The theory, however, failed to explain the occurrence short of the wavelength with regard to the quantum theory for the explanation. ये थ्योरी फेल कर दी गई, किसके कारण? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ थी वो शॉर्ट थी। ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए रखे गए। जब शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, तो यहाँ क्वांटम ने अपनी थ्योरी के आगे इस थ्योरी को फेल कर दिया गया। जब इसकी एनर्जी का लेवल निकल के आया तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी वैल्यू को मेंटेन करते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये h इंटू म्यू के साथ, अगर ये मैक्सिमम है
तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। भाई जब हमारे पास किसी भी पोटेंशियल को हायर कर दिया गया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ गया, और जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया म्यू मैक्स इक्वल टू ई वी अपॉन एच के साथ। जबकि म्यू हमारे पास कितना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो वेवलेंथ इज मिनिमम होगा, और जब वेवलेंथ मिनिमम होगा तो हम यहां निकाल सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को यहां लगा दें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सी अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल टू, और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच के साथ। तो लेमडा मिनिमम इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो हमें कोई भी वेवलेंथ हमें मिला वो इसी अपॉन इसके साथ, और अगर हम जनरली इसको पुटिंग करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आती है 1244 और लेमडा अंगस्ट्रॉम्स अपॉन वी के साथ। तो हमें जनरली जो फॉर्मूला मिलेगा वो वेवलेंथ के साथ कितना मिलेगा, ये 124000 और अंगस्ट्रॉम अपॉन पोटेंशियल वी के साथ। तो हंट ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टडी में ये वेरिएशन कहा कि जो वेवलेंथ होती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट करती है। अब अगर इसी को हम उसमें ले आए नेक्स्ट में, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। अब वो उन्होंने कहा कि जब ये चेंज होगी तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, देखिए ये वेवलेंथ है, ये 0.2, ये 0.4 और ये 0.6 और ये 0.8 और ये 1, और ये आपका 2 और ये 4, ये 6 और ये 8। तो यहाँ से 2 पॉइंट इसके साथ ये गया, और ये यहाँ से ये कहाँ तक 2 तक जाएगा, और 4 से गया ये 3 तक गया, और ये इस तरह से 6 से गया, और ये इस तरह से। तो ये 40 kV, 30 kV और 20 kV के साथ। तो ये अपने अपनी इंटेंसिटी इनकी वेरिएशन की। तो उन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन वोल्टेज अप्लाइड टू एक्सेलेरेटिव फॉर ईच वोल्टेज द इंटेंसिटी कर्व स्टार्ट एट ए पर्टिकुलर मिनिमम, wavelength rise rapidly to a maximum and they are drop gradually but indefinitely toward the longer wavelength. The wavelength at which the intensity is maximum depend on accelerating voltage. Shorter of the higher voltage, similarly, the short wavelength limit decrease as the accelerating voltage increase. Then Hunt found the short wavelength limit varies then inversely as the acceleration of the voltage. यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो हंट ने ये कहा कि जो उनका वेवलेंथ है वो इन्वर्सली होता है किसके, वोल्टेज के। वोल्टेज बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और वेवलेंथ अगर घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। जब ये चीजें निकल के आई तो उन्होंने अपनी बात में कहा, और एक स्पेक्ट्रम को उन्होंने फॉलो भी किया, और हर सीरीज को उन्होंने डिवाइड किया है के एल एम एन ओ पी क्यू में, तो 5 तक इनको ले गए। तो उन्होंने जब इसको कौशल एक्सप्लेन में एक्सरे में स्पेक्ट्रम में कहा गया कि जो भी हमारे पास ये सीरीज हैं ये कंटिन्यूस रहेंगी, और कंटिन्यूस रहने के बाद ये अपनी वैल्यू को डिफाइन करेंगी, और जब डिफाइन करेंगी तो हमें एक फॉर्मूला, और मोसली ने अपना एक फॉर्मूला और मेजर किया। मोसली का फॉर्मूला और समझ लीजिएगा, ओके।
अच्छा, मोस्ले और बोर जब मिले तब उन्होंने एक फॉर्मूले का डेवलपमेंट किया। उससे पहले एक मोस्ले और थे, मोस्लेस लॉ। अब मोस्ले ने अपनी बात में कहा कि दुनिया ने सबने अपनी अपनी बातें कही, तो मोस्ले ने ये कहा, ये 1930 में उन्होंने कहा, मोस्ले ने 1913 में जब ही बोर थे, तो मोस्ले ने अपनी बात में ये कहा कि स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ ए नंबर ऑफ द हैवी एलिमेंट एंड ऑब्जर्व ए सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन देम, he found that the spectra of different elements are very similar and with increasing atomic number Z. With increasing atomic number Z, the spectral line merely shifted toward shorter wavelength or higher frequency. He plotted the K series, the square root of the frequency. तो उन्होंने कहा कि जो स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी है ये उनका काम करेगी। मोस्टली ने इसको स्क्वायर रूट में रख दिया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्क्वायर रूट में होती है, एंड एटॉमिक नंबर जेड एंड फाइंड टू बी द स्ट्रेट लाइन, कंक्लूड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइन इज क्लोजली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, वो के और ये जेड माइनस के बी के साथ काम करे, जेड माइनस बी के साथ, और जेड माइनस बी के साथ जी हमारा एटॉमिक नंबर है। और हाउएवर ए ग्राफ प्लॉटिंग बाय द म्यू द एटॉमिक वेव वेट देयर इज ए एप्रिशिएबल डिप्रेशर फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, मोस्टली दे आर कंक्लूड इट इज द एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक वेट विच इज द मोर फंडामेंटल रिगार्ड टू द एमिशंस ऑफ द करेक्टर एक्सरे। तो मोस्टली ने अपनी बात में कहा कि इट इज द atomic number and not the atomic weight. Atomic weight which is more fundamental with regard to the emission of
कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब उसको आगे बोर ने अपने में एक्सप्लेन किया, तो बोर ने मोसले के लॉ को अपने साथ लिया और लेने के बाद उन्होंने कहा कि सेम टाइम विद द मोसले गिव है his law regarding characteristic X-ray spectra, तो बोर प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एनर्जी लेवल को उन्होंने डिसाइड किया। और जब उसको डिसाइड किया तो उन्होंने, बोर ने तो अपनी बात में ये कह दिया था कि लैम्डा इक्वल टू जो हमारे पास होता है ये आर और ये जेड स्क्वायर और 1/n एफ स्क्वायर और एन आई के स्क्वायर को शो करता है। तो ये उन्होंने अपनी बात में कहा कि जो हमारे पास लैम्डा है वो आर जेड स्क्वायर के रेस्पेक्ट में काम करता है। अब ये क्या है कि हर सीरीज को अपना अपना डिफाइन करता जाएगा। जब ये वैल्यू को डिफाइन करता जाएगा तो देखिए दोनों ने मिलके एक नए फॉर्मूले का डेवलपमेंट किया, जिसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोसले फ्रॉम द बोर थ्योरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ Moseley's law from Bohr theory। बोर थ्योरी को उन्होंने एक्सप्रेशन किया और उन्होंने एक्सप्रेशन करने पर यह डिसाइड कर दिया कि पहली वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू आर और जेड माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिसाइड कर दिया। उसी तरह से दूसरा उन्होंने आर और जेड माइनस के 7.4 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर के साथ और 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर और ये जेड माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/nf और 1/ni का स्क्वायर सेट कर दिया। और ये फ्रीक्वेंसी में आपकी वैल्यू हो गई आर सी का सी आर माइनस के ये जेड माइनस के बी का स्क्वायर 1/nf स्क्वायर और ni का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आई म्यू इज इक्वल टू के और जेड माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ। तो हम इसे जब भी रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू के और जेड माइनस के बी के साथ। तो ये मोसले ने अपनी बात को एक्सप्रेशन किया, जो फॉर्मूला उनके पास था उस फॉर्मूले को उन्होंने ड्राइव किया बाई रेस्पेक्ट टू बोर थ्योरी के एनर्जी लेवल से। तो उन्होंने एनर्जी लेवल में कहा कि पहली जो वेवलेंथ है हमारी वो जेड माइनस 1 स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक पहुंच गया और फिर जब वेवलेंथ को चेंज किया तो सेकंड से थर्ड लेवल पर वो चले गए। तो उस समय उनका लेवल पर जो है जो हमारे पास ब्रीथ थी डिस्टेंस है ये वाली ये बढ़ गई और ये कितनी हो गई, जेड माइनस बी 7.4 का होल स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर के साथ। तो 1/r लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड माइनस बी का स्क्वायर, तो ये nf स्क्वायर माइनस 1/ni के स्क्वायर के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ इसको आप 1 लैम्डा को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, आर सी जेड माइनस बी का स्क्वायर और 1 ये nf स्क्वायर माइनस ni का स्क्वायर के साथ। और जब इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो ये जो फैक्टर है हमारे पास ये और प्लस ये k का काम करेगा। तो आप कह सकते हो k इज इक्वल टू आर सी 1/nf और ये ni का स्क्वायर के साथ। और जब इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे तो ये के स्क्वायर में काम करेगा और इसको के स्क्वायर में बोल देंगे तो ये जिससे फैक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, रूट म्यू इज इक्वल टू के जेड माइनस के बी के साथ। और इस तरह से बोर के फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया और करने के बाद ये फाइनल कर दिया कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो एक्यूरेट होगी और उसको एक टोटल स्पेक्ट्रम कंसिक्वेंसी उसको क्लियर कर दिया। Thank you very much.